हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 विज्ञान का चौथा चैप्टर। तो 3 चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, तो आप लोग आराम से एयरफोन लगा के शांति से उन सारे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है वैसा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 विज्ञान का चौथा चैप्टर, जिसमें हम जानने वाले हैं पौधों को, कि पौधे किस किस प्रकार के होते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है। इन सभी से रिलेटेड ये वीडियो है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, है ना, ताकि आप लोगों की जो है सारी चीज़ें कवर हो जाए। आप लोग ध्यान से शांति से एयरफोन लगाकर भी सुन सकते हैं अगर आप देखना नहीं चाहते हैं तो, और अगर देखेंगे तो बातें रिवाइज ही होगी, अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो जैसे कि रीट एग्ज़ाम है, आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड वाले जो भी एग्ज़ाम है, सीटेट एग्ज़ाम है, पीजीटी, टीजीटी, जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, नीट वीट, इन सभी में एनसीईआरटी का बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार होता है। आप सभी को अच्छे से पता है। तो आप लोगों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखनी चाहिए और शेयर भी करनी चाहिए। चलो मुद्दे पर आते हैं। अध्याय 4 यहाँ पर है, पौधों को अपन जानते हैं। देखो इसमें क्या क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, उस पर बात करते हैं। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे होते हैं और कुछ विशालकाय होते हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती है, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती है। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल होते हैं, कुछ नीले। कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते हैं। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे और विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें और इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 4.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरी है। तो 4.1 ये देखो, ये रहा 4.1। तो इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखो सबसे ऊपर, आपको सबसे नीचे से बात करते हैं। ठीक है, इसका जो है नीचे जड़ें होती हैं, जिसमें नीचे वाली जो बारीक जड़ें होती हैं उनको कहते हैं द्वितीय मूल, जो कि पौधे को जकड़कर पकड़कर रखती है। फिर उसके बाद होती है प्राथमिक मूल, जो पौधे को ऊपर बढ़ाने का काम करती है। फिर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखो इंटरनोड है, जिसमें कलिका निकली हुई है। इंटरनोड के यहाँ पर देखो कलिका निकल रही है, नोड के यहाँ से दिख गया आपको, है ना। इस कलिका के ऊपर देखो पत्ती आपको देखने को मिल जाएगी, और ये जो लंबा सीधा सा खड़ा हुआ है वो होता है तना, जिसको स्तंभ कहते हैं। इसका आधार होता, आधार के ऊपर जो स्तंभ लगा होता है जिससे ये खड़ा है, उसको कहेंगे तना। ठीक, और ये जो लाल लाल कलर में आपको फली टाइप में दिख रही है वो है फल इसका, और ये जो फूल आपको बिल्कुल क्लियर मेंशन हो रहे होंगे, ये फूल है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्या देखा, 4.1 का डायग्राम, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ था 4.1 में आप लोगों को देखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो 4.2 आपको दिख रहा होगा। इसमें देखो प्रकृति कितनी प्यारी लग रही है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। आइए प्रकृति के सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें, जो कि 4.2 में आप लोगों को दिख ही रहा होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम शाख, झाड़ी और वृक्ष की। शाख, झाड़ी और वृक्ष में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। जो छोटी झाड़ियाँ होती है उनको कहते हैं शाख, जो झाड़ी होती है नॉर्मल वो झाड़ी ही होती है, और वृक्ष होते हैं जो बड़े होते हैं, पेड़, झाड़, पेड़ पौधे जो भी बड़े होते हैं वो वृक्ष कहलाते हैं। क्रियाकलाप 1 देखो, उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा ये जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर है, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तनों की मोटाई मापने का प्रयास करें। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर एक सारणी आती है जिसमें पौधों के संवर्ग है, कॉलम बना रखे हैं, 4 कॉलम है। पौधों के नाम यहाँ पर लिख रखे हैं। तो एक में तो ऊंचाई लिख रखी है, एक में तने के प्रकार लिख रखे हैं कि हरा है, कोमल है, मोटा है या कठोर है। एक में शाखाएं कहाँ से निकलती है, तने के आधार से या तने के ऊपर से। और एक कॉलम 4 है जिसमें पौधे का संवर्ग है कि पौधा किस टाइप का है। ठीक, अब पहला पौधा यहाँ पर टमाटर लिया, इसकी ऊंचाई होती है बहुत ही कम, यानी कि छोटा होता है।
हरा ये पौधा होता है, बिल्कुल कोमल होता है, यानी कि इसके तने को आप दबाएंगे तो वो दब जाता है। मोटा नहीं होता है, कठोर नहीं होता है। तने के आधार से निकलता है या तने के ऊपर से निकलता है? तो तने के आधार से निकलता है या तने के ऊपर से निकलता है? इसका तना भी पड़ा हुआ रहता है तो तने के ऊपर से निकलता है और इसको कहते हैं शाख। शाख यानी कि छोटी झाड़ी टाइप का ये पौधा होता है। आम की अगर हम बात करें तो बहुत लंबा पेड़ होता है ऊंचाई में, हरा भी होता है, हरा नहीं होता है। पेड़ हरा नहीं होता है, जो है पेड़ का जो कलर होता है गेरुए टाइप का होता है ना। कोमल नहीं होता है, कठोर होता है, मोटा होता है। तने के आधार से नहीं निकलता है, ये तने के ऊपर से निकलता है और ये वृक्ष टाइप होता है, यानी कि बड़े पौधे। नींबू की बात करें तो थोड़ा लंबा होता है, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। मोटा नहीं होता, ये कठोर होता है इसका तना और तने के आधार से निकलता है और ये झाड़ी के स्वरूप में होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों की सारणी 4.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3, 4 कॉलमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं खरपतवार क्या है? खरपतवार मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जब आप कोई आवश्यक पौधे उगाते हैं, उनके ही आसपास अनावश्यक जो पौधे उग जाते हैं उनको खरपतवार कहते हैं। ठीक है। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचों में, गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। बथुए की सब्जी तो आप सभी ने खाई होगी। गेहूं के खेत में अनावश्यक जो उग जाते हैं वो बथुआ होता है, पर वो क्या है, काम की चीज़ है, यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाता है शरीर को। ठीक है, तो उसको खा सकते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? और उसमें भी बहुत सारे किसान क्या करते हैं, उनमें दवाई दे देते हैं ताकि ये उगे नहीं। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत करते हैं। जैसा मैंने बताया, शाख जो पौधे होते हैं वो बिल्कुल झाड़ी नुमा छोटे होते हैं। फिर झाड़ी की बात करें तो जो नींबू का पेड़ है, न बड़ा न छोटा। वृक्ष जो है जैसे कि आम का पेड़ हो गया, इस प्रकार से। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं पौधों को। शाख का जो है सबसे छोटा, फिर झाड़ी नॉर्मल सा और फिर वृक्ष। ठीक है, चलो। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, इसे कहते हैं झाड़ी। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और इनमें तने सदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें वृक्ष कहते हैं। उपयुक्त लक्षणों अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 4.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं? पहली जाननी चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी, अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाख, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है। आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखो, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, ये भूमि पर फैल कर चलते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्पी लता। जबकि कुछ पौधे सहायता से, विसर्पी लता देखो ऐसे खरबूज, तरबूज, लौकी वोकी सभी की बेलें चलती है तो उसे कहते हैं विसर्पी लता। और आरोही लता का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर मनी प्लांट। ठीक है, दिख गया आपको, घर में भी लगा होगा बहुत सारों के। चलो, ऊपर चढ़ जाते हैं ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। जो आड़े टेढ़े चलते हैं उन्हें तो कहते हैं क्या? जो आड़े टेढ़े चलते हैं उनको तो कहते हैं क्या? देखो डायग्राम दिखा देता हूँ, विसर्पी लता, ये इस टाइप के। और जो खड़े होकर चल जाते हैं उन्हें कहते हैं आरोही लता। ठीक है ना। चलिए, आरोही कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी पेड़ों से भिन्न है। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के 2-2 पौधों के नाम लिखिए। तना, अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखिए तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल, फूल होते हैं। क्रियाकलाप 2, आवश्यक सामग्री 1 गिलास जल, लाल स्याही, शाकीय पौधों तथा एक ब्लेड गिलास को 1/3 जल से भरें।
जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। शाक के तने को गिलास में रखें, जैसा कि चित्र 4.6 में दर्शाया गया है। दिख रहा है आपको? ठीक है। तो अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। क्या इन शाख के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ जाता है। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाता है तो रंग पत्तियां और शिराएं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? ये बताना है आपको, ये लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा। ठीक है, इस प्रकार से देखो, तने में ऊपर चढ़ता हुआ जो लाल रंग है और तने के खुले सिरे का यहाँ पर क्या है, काट के देखा इसको। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का सोहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाता है। पत्ती, अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार और रंग एक जैसे हैं? यह तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी हुई रहती है उसे कहते हैं पर्णवृंत। यानी कि पत्ती तने से जिस भाग से जुड़ी हुई रहती है उसे कहते हैं पर्णवृंत। पत्ती के चपटे हरे वाले भाग को कहेंगे क्या? फलक। जो फैला हुआ भाग रहता है उसे कहते हैं फलक। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? देखो 4.8 में ये पत्ती है, इसका जो ये देखो तने से जुड़ा हुआ जो भाग है पत्ती का, ये वाला, इसको कहेंगे पर्णवृंत। और ये तो तना है ही सही है ना, और ये है पटल, इसको फलक भी कहते हैं। ये जो भाग है इसको कहेंगे पूरे भाग को फलक। समझ गए आप लोग? चलिए देखो, अब पत्ती के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती है तो यह क्रियाकलाप आपके पूर्ण विचार पर मजबूर कर देगा। यह एक प्रैक्टिकल है जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, सुनो। एक पत्ती को आपको क्या करना है, एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखना है। इसे चित्र 4.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या आप छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इस रेखित संरचना को क्या कहेंगे? शिरा। क्या आपकी पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है तो उसको कहेंगे मध्य शिरा। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहा जाता है? शिरा विन्यास। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह शिराएं एक दूसरे के समांतर होती है। ऐसी शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं, जैसे कि चित्र 4.10 में बी में दर्शाया गया है। 4.10 बी, ये देखो, दिखा आपको? ये समांतर है। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके शिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब जानने का प्रयास करें कि पत्तियों का क्या कार्य है। क्रियाकलाप 4, आवश्यक सामग्री शाक यानी पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले और कुछ धागा यहाँ पर लिया है। देखो अब इस क्रिया यहाँ पर देखिएगा, ये पत्तियों के शिरा विन्यास है। पहला जो आपको दिख रहा है वो जालिका रूपी है, ये वाला है ना, और ये दूसरा जो दिख रहा है वो समांतर है। ठीक है, इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए, जैसे कि चित्र 4.11 में दर्शाया गया है। देख रहे हो आप लोग, है ना? 4.11। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ का ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है? क्या आप बता सकते हैं यह बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलिएगा, वरना यह पौधा सूख जाएगा भाई, समझ रहे हो? चलो देखो, जल की ये बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? जल की जो बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकल रही है उसे कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 3 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिनमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इसके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इनका अध्ययन करते हैं। देखो क्रियाकलाप 5। आवश्यक सामग्री यहाँ पर दे रखी है। एक तो पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परख नली, बर्नर, जल, प्लेट और आयोडीन विलयन। तो देखो, परख नली में एक पत्ती रखी है। परख नली में आपको क्या रखना है? एक पत्ती, उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूरी तरह डूबी रहे।
अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहिए जब तक पत्ती हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परख नली में सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धो लेना है। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। आप क्या देखते हैं? अपने परीक्षण की तुलना अध्याय 1 में खाद्य पदार्थों के विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण अपन ने किया था। परीक्षण मंड का परीक्षण, वसा का परीक्षण, प्रोटीन परीक्षण, वो सारी चीज़ें ना। तो यहाँ पर वसा का परीक्षण टाइप का भी आएगा चीज़ें ना। उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए परीक्षण से कीजिए क्या इसका अर्थ है पत्ती में मंड है। जैसे अपन ने आलू लिया था, आलू की पस्ट काटी थी, फिर उस पर आयोडीन की 2-3 बूंदें डाली थी, तो उनका क्या है कलर यहाँ पर नीला काला प्राप्त हो गया था, तो वो मंड उपस्थित है। नहीं हुआ तो नहीं उपस्थित है। तो हमने अध्याय 1 में यही तो देखा था, कच्चे आलू में मंड उपस्थित होता है या नहीं होता है। तो इसी पत्ती पर भी क्या करेंगे अपन, 1-2 बूंद डालेंगे आयोडीन की। अगर काला या नीला रंग हो जाता है तो इसमें मंड उपस्थित है, और नहीं होता है तो नहीं उपस्थित है। समझ गए? पत्ती में क्या है देखो, सबसे पहले क्या करा था हमने, एक पत्ती ली थी। यहाँ पर आराम से ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, एक पत्ती ली हरी भरी, ठीक है। उस पत्ती को क्या करा, इस जल में, स्पिरिट वाले जल में उस पत्ती को रख दिया इस परख नली के अंदर। फिर क्या करा, इस पत्ती को बाहर निकाला, है ना। बाहर निकालने के बाद इसको क्या करा, देखो बैंगनी रंग की पत्ती यहाँ पर दिखी आपको, क्योंकि इसमें क्या करा, पत्ती के ऊपर आयोडीन की 2-4 बूंदें डाल दी या ज़्यादा मात्रा में डाल दी। तो ये पत्ती का कलर कैसा हो गया, हरे से बैंगनी। बैंगनी और काला रंग या नीला रंग हो जाता है तो आयोडीन उपस्थित है, नहीं तो नहीं है। फिर यहाँ पर क्या करा, देखो पौधों को जल देने की भी यहाँ पर बता रखी है कि ऐसे पौधों को जल दिया जाता है। चलो अभी हम इसको पढ़ते हैं। टिप्पणी, क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्पिरिट को गर्म करना होता है, अतः अध्यापकों को कक्षा में यह प्रयोग स्वयं करके दिखाना चाहिए। और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकलती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। जब भी कभी आपके टीचर पूछे कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो आपको जवाब देना है पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो स्वयं बनाने का मतलब कैसे बनाते हैं, प्रकाश और जल की उपस्थिति में क्रिया करके, है ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनमें हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ें करती है। अब जड़ की बात करेंगे। यहाँ पर चित्र 4.13 की बात की गई है डायरेक्ट। ये देखो यहाँ पर पत्ती, ये देखो ये बच्चे अपने क्या कर रहे हैं, जल दे रहे हैं पौधों को। तो चित्र 4.13 में ध्यानपूर्वक देखिए, पहेली और बूझो ने कौन अपने पौधों को ठीक प्रकार से जल दे रहा है। इनमें से कौन ठीक प्रकार से जल दे रहा है, तो एक तो दे रहा है पत्तियों को, ये बूझो तो, और पहेली दे रही है जड़, यानी कि जो जड़ें हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर पहेली ही दिमाग लगा रही है और जड़ों में पानी दे रही है ताकि सभी जगह पहुँच सके। और जो बूझो है वो आधा अधूरा काम कर रहा है, यानी कि पत्तियों को पानी दे के वो सुखा देगा। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है, आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। अब क्रियाकलाप 6 पे पढ़ेंगे अपन। देखो आवश्यक सामग्री यहाँ पर लिए हैं 2 गमले। देखो ये 2 गमले हैं, कुछ मिट्टी है, खुरपी है, खुरपी मतलब वो जो मिट्टी को कुरेदती हैं वो, ब्लेड अथवा कैंची और जल। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे से किसी खरपतवार के एक पौधे को 2 पौधे सावधानी से उखाड़ने हैं आपको, है एक जैसे उखाड़ने हैं। ध्यान रखिए कि उसमें जड़ों को कोई क्षति न हो। खरपतवार के एक, यहाँ पर देखो एक तो क्या है, जड़ सहित खरपतवार है, एक जड़ रहित है, मतलब एक में जड़ ही नहीं है और एक में जड़ है। तो ये जड़ वाला तो चल जाएगा और बिना जड़ वाला सूख जाएगा। पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, जैसा कि ए में बताया गया है, जिसमें क्या है, जड़ है ना। और दूसरे पौधे की जड़ को काट दीजिए, अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात इसका परीक्षण कीजिए क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी, इस कारण वो क्या हो गया, फ्लॉप, और दूसरा क्या हो गया, सक्सेस हो गया, है ना। चलो क्रियाकलाप 7 की बात कर लेते हैं। आवश्यक सामग्री यहाँ पर ली गई है, मक्का और चने के बीज और रुई, कटोरी और जल। क्या क्या, मक्का और चने का बीज लिया है,
रुई ली है, कटोरी ली है और जल ली है। अब देखो क्या करना है, 2 कटोरियाँ लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रख दीजिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखने हैं। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोदित नहीं बन जाए, यानी कि वो जो दाना आपने रखा है मक्के का या चने का, उसमें से हरी हरी कुछ ना कुछ चीज़ न निकल जाए, यानी कि पौधा ऊपर न निकल जाए अंकुरित होकर, तो नवोदित नहीं बन जाए, जहाँ तक आपको रुई को गीली रखना है। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोदित सरलता से रुई से बाहर खींच जाता है? क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों की मिट्टी से मजबूती से जमाए हुए जकड़ जाती है ना, मजबूती से जकड़ी हुई रहती है। यहाँ पर देखो, इन्हें मिट्टी के पौधों को क्या कहते हैं? स्तरक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तरक। आपने देखा कि तने और पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है, क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 8 में आप लोगों को 4.16a 4.16b 2 ध्यानपूर्वक परीक्षण करने हैं। अब चने के पौधों की जड़ों को देखिए। चने के पौधों की जड़ें दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये चने के पौधे की जड़ें हैं, ये मक्का के पौधे की जड़ें हैं। ये रहा चने के पौधे की जड़ें, ये चना और ये मक्का, ठीक है ना। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए, क्या यह चित्र 4.16a के समान दिखती है अथवा चित्र 4.16b की तरह? मक्का के पौधों की जड़ें कैसे हैं? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है? किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती है। आइए इन दोनों की बात करते हैं। दोनों जड़ें डिफरेंट आपको दिख रही होगी, बिल्कुल बेकायदा आप लोग देख सकते हैं। क्रियाकलाप 9 यानी कि एक प्रैक्टिकल फिर आता है, उसमें आपको क्या करना है? खुले मैदान में जाना है जहाँ पर बहुत सारे क्या है, खरपतवार उग रहे हैं, यानी कि बिना काम के पौधे। कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उसका निरीक्षण कीजिए। क्या आप ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या 4.16a की तरह है, 4.16b की तरह है, यानी कि इन दोनों की तरह है? क्या ये कहा गया है? ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो 2 प्रकार की जड़ें हैं। एक जड़ तो आपको दिख रही होगी जो बिल्कुल समांतर क्रम में नीचे जा रही है ना, इसको कहेंगे मूसला जड़। और एक है रेशेदार जिसमें बहुत सारी रेशे हैं, ठीक है। तो चलिए, जिन पौधों की जड़ें 14a की तरह है उनको तो कहेंगे क्या? मूसला जड़ें। और जिनकी जड़ें 4.18 की तरह है, यानी कि छोटी जड़ों की तरह है, तो उन्हें कहेंगे पार्श्व जड़। समझ गए? जिन पौधों की जड़ें चित्र 14p के समान है उनमें देखो, अच्छे से पढ़ते हैं वापिस से। जिन पौधों की जड़ें चित्र 4.17a की तरह है उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं और छोटी जड़ों को क्या कहेंगे? पार्श्व जड़। ये जो बीच वाली जड़ है इसको मूसला और ये जो है पार्श्व जड़। अगर हम बात करें जिन पौधों की जड़ें 4.17b के समान है, यानी कि इसके समान है, तो यहाँ पर जो है मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है और इनको कहते हैं जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़। ठीक है, चलो। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर 2 समूह में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए और रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है। समूह बी की पत्तियों को भी देखना है, उनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है। तो बूजो साहब कहते हैं कि मस्तिष्क में एक अजीब विचार आया, यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी तो उसे उस पौधों को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, वह पौधे की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकता है। ज़्यादा दिमाग लगा दिया किसने? बूजो ने। अब बात करेंगे आगे, क्योंकि इसका काम है चैप्टर को आगे बढ़ाना। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती के सिरा विन्यास और जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का सिरा विन्यास और जड़ के प्रकारों में क्या क्या, तो यहाँ पर नाम लिखना है पौधों का और इनके सिरा विन्यास बताने हैं और जड़ के प्रकार बताने। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है, तना जल खनिज को पत्ती और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संग्रहित करती है, यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो सकता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, शलगम, टोपियों का आदि को हम खाते हैं। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित होता है। एक तना 2 तरफा मार्ग की तरह। देखो ये तना है, ये 2 तरफा मार्ग है। देखो इसमें 2 पत्तियां एक साथ निकल रही दिख रहा है आपको, ये 2 तरफा, यहाँ से देखो। ठीक है, चलिए, क्या आप इस बात से सहमत है कि तना 2 तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? अब इसकी बात करते हैं। लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं।
अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। अब हमने देखो पत्ती देख ली, सिरा विन्यास देख लिया, जड़ें देख ली, अब क्या देखेंगे? पुष्प देखेंगे। पुष्प कैसे क्या है उनकी बात करते हैं। गुलाब के पौधे में 3 आरेख दिए गए हैं, यहाँ पर ABC करके 3 आरेख दे रखे हैं। ये देखो, ये तीनों आरेख दिख गए आपको, ठीक। कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं? तो तीसरी स्थिति में आप लोग पहचान पाएंगे क्योंकि उस पर फूल आ रहे हैं, है ना। पुष्प में रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया है? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे हैं? अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी, गुलदाउदी न लें क्योंकि यह एक पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का गुच्छ है, जैसा कि आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे होते हैं। क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। क्रियाकलाप 10 की बात यहाँ पर कर रहे हैं। देखो, आवश्यक सामग्री आपको क्या क्या लेना है? एक पुष्प कलिका लेनी है। निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प लेने, एक तो धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज और आवर्धक लेंस और जल आपको ले लेना है। पुष्प कलिका या पुष्प, यहाँ पर देखो गुलाब का जो पुष्प होता है जिसकी कलिका निकलती है, उसके जो हरा हरा भाग है या फिर पूरा फूल निकलने के बाद जब हरा हरा भाग नीचे दिखता है वो होता है बाह्य दल, और जो ऊपर पंखुड़ियाँ होती है उनको पंखुड़ियाँ कहते हैं। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती है। अपने विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? उन्हें कहते हैं हम बाह्य दल। देखो यहाँ पर ये छोटी पत्ती की भांति दिख रहा है, उसको कहेंगे बाह्य दल। पुष्प के बाह्य दल और पंखुड़ियों की भली भांति अवलोकन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कितने बाह्य दल हैं? क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र है? बाह्य दल और पंखुड़ियाँ किन रंगों की है? आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? क्या वे एक दूसरे से जुड़ी अथवा स्वतंत्र है? क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग है या संयुक्त है? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधित प्रेक्षण सारणी 4.3 में लिखिए। तो ये सारणी आपके सामने है, इसमें पौधों के नाम लिखे हुए हैं। गुलाब, बाह्य दल की संख्या और रंग पूछा है तो अनेक रंग है। पंखुड़ियों के रंग और उनकी संख्या है 5। बाह्य दल जुड़े अथवा स्वतंत्र तो ये आपको खुद लिखना है। पंखुड़ियाँ जुड़ी है अथवा स्वतंत्र है तो पृथक पृथक पंखुड़ियाँ हैं। गुलाब के फूल में पुंकेसर स्वतंत्र है अथवा पंखुड़ी से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल स्वतंत्र है। स्त्री कैंसर उपस्थित है अनुपस्थित है तो उपस्थित है। ये सारी चीज़ें आपसे क्लियर पूछी गई है। देखो, विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखिए। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के अंतिम आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हो, जब पंखुड़ी स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देखो इस वाले चित्र में देखो, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल और पंखुड़ियों को हटा दीजिए। चित्र 4.22 को ध्यानपूर्वक देखना है, फिर चित्र 4.23 को ध्यानपूर्वक देखना है। 22 में देखो इसने क्या करा, फूल की जो भी पंखुड़ियाँ पंखुड़े थी उनको सबको हटा के फूल को ले आए, जिसमें देखो नीचे का जो पोर्शन है, ये जो कीप नुमा दिख रहा है आपको उल्टी कीप की तरह, वो है स्त्री केसर, है ना। और इसके चारों तरफ ये जो नर है वो पुंकेसर, और इसके जो बड़े बड़े ऊपर लगे हुए हैं वो है परागकोश। ये है पुष्प के भाग दिखाए गए। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में जो होगा वो होगा स्त्री केसर। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर हटा दीजिए। पुंकेसर जो आप लोगों को दिख रहे हैं ये पीले पीले, इनको भी हटा के आप लोग ये जो हरा हरा भाग है ये वाला है ना लंबा सा, उसको आप लोग स्त्री केसर कहेंगे, है ना। और ये पुंकेसर आप लोग ऐसे हटा सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल स्त्री केसर नहीं दिख रहा है तो इन चारों को हटा सकते हो, ठीक है ना। अब चलिए, और ये है स्त्री केसर। स्त्री केसर के भी 3 भाग होते हैं। नीचे का जो पार्ट है ये वाला, ये होगा अंडाशय, बीच वाला होगा लंबा सा भाग वर्तिका, और ऊपर वाला भाग होगा वर्तिकांग, ठीक है। ये वाली बात समझ में आपके आ गई होगी। क्रियाकलाप 11 की बात करते हैं। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम इस वाले पोर्शन को डिटेल में पढ़ रहे हैं, अध्ययन करते हैं। 4.24 ये स्त्री केसर का सबसे निचला और फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। ये जानिए अंडाशय। ये देखो यहाँ पर क्या करा अपन ने, ब्लेड लिया था, उसको अंडाशय को इस वाले भाग को काट दिया।
ये देखो, ये अगर अपन यूँ टेढ़ा सीधा काटते हैं तो वो होता है अनुदैर्घ्य काट, और आड़ा काटते हैं तो अनुप्रस्थ काट। समझ गए आप लोग? देख लिया होगा आप लोगों ने। देखो, पहला अनुदैर्घ्य है, दूसरा अनुप्रस्थ है। अब देखिएगा, इस टाइप से काटा है पहले में, और दूसरे में इस टाइप से काटा है। एक में अनुदैर्घ्य है, एक में अनुप्रस्थ काट रखी है, बीच में जो है बीजांड है। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सेशन पर जल की बूंद रखिए। आवर्धन लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है? ये देखो, ये गोल संरचना दिख रही है, इसको कहेंगे बीजांड। क्या कहेंगे? बीजांड। अंडाशय के आंतरिक भाग को अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए। अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता भी ले सकते हैं। जो गार्डन का वगैरह का काम करते हैं, उनकी सहायता आप लोग ले सकते हैं, उन अंकल से पूछ सकते हैं। ध्यान रखिए कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़ें। एक पुष्प तोड़कर आप लोग पूरी उस पर डिटेल लिख सकते हैं। ज़्यादा पुष्प आपको नहीं तोड़ने हैं। क्या सभी फूलों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इसके अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्य दल और पंखुड़ी समान दिखते हो? क्या कोई ऐसा पुष्प भी है जिसमें बाह्य दलों की संख्या पंखुड़ी की संख्या असमान हो? ठीक है, तो देखो, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है, किसी में तो यह अनुपस्थित भी होती है। आपने पत्ती, तना, जड़ के लक्षण और कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का अध्ययन भी किया। आप पुष्पों के कार्य के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में अगली कक्षाओं में भी पढ़ेंगे। तो आप लोगों को एक बार मैं ना फूल की जो डायग्राम थी वो एक बार फिर से समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए, है ना। देखो, चलो चलते हैं फटाफट। कहाँ पर था वो? ये देखो, ये सारी चीज़ें आपको बता दूं। ये पुष्प रहता है, अपन ने सबसे पहले पढ़ी जड़ें, है ना। जड़ें भी दो प्रकार की पढ़ी, एक तो मूसला, एक रेशेदार। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखो ये चीज़ें पढ़ी कलिका वाली। नीचे वाला जो पार्ट है उसको मूल तंत्र कहते हैं, और ये जो तने और ऊपर वाला भाग है इसको प्रवाह तंत्र कहते हैं, जिसमें पुष्प, फल, तना, पत्ती, नोड, इंटरनोड, कलिका, ये सब चीज़ें आती है। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? तना पढ़ा था। ठीक है, तना भी अपन ने शिरा विन्यास भी पढ़ा था, जिसमें समांतर पढ़ा था, और एक आरोही पढ़ा था। इस टाइप से पढ़े थे। फल वगैरह भी पढ़ा है। अब फल तो अगली क्लास में पढ़ेंगे। पुष्प पढ़ा था अपन ने। पुष्प में जो भी चीज़ें थी, पुंकेसर, स्त्री केसर, बीजांड, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली है। तो इसी प्रकार से ये पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो अगला चैप्टर आप लोगों के अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके सारांश देख लेते हैं क्या क्या है। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने, शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प और फल होते हैं। सामान्यतः पत्ती में क्या पाया जाता है? पर्णवृंत और फलक पाए जाते हैं। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है, जो दो रूप में होता है, एक तो जालिका रूपी और एक समांतर। ठीक, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु और जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती है, और भोजन पौधे क्या है? स्वयं बनाते हैं। जड़ें मिट्टी से जल खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है और पौधों की मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। जड़ें दो प्रकार की होगी, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला होती है, और जिनकी समांतर शिरा विन्यास है उनकी जड़ें रेशेदार होगी। ठीक, जो सीधे चलते हैं उनकी जड़ें रेशे में होंगी। तने द्वारा जड़ों से पत्तियां और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं? बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। तो इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो अगली क्लास में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने NCERT क्लास 6 साइंस के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग चारों की वीडियो देख सकते हैं, आराम से सुन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले चैप्टर की वीडियो अगली वीडियो में आ जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। जो भी रीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, RPSC की कर रहे हैं, या कोई सा भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें NCERT कंपलसरी हो, तो आप लोग उन सभी स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं।